कहानी की शुरुआत में हम नत्सिया नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को एक सुनसान बेसमेंट के अंदर बंदी अवस्था में देखते हैं। लेकिन नत्सिया की प्रेगनेंसी बिल्कुल आम नहीं है, क्योंकि उसके पेट में कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक खतरनाक डेमन का बच्चा पल रहा है। दरअसल उसे इसी बच्चे को जन्म देने के लिए यहाँ जबरदस्ती कैद करके रखा गया है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वह रहस्यमयी औरत दोबारा नत्सिया के पास आती है और इस बार वह नत्सिया के पेट से उस बच्चे को बाहर निकाल लेती है। बच्चे को अपने कब्जे में लेने के बाद वह औरत उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद नत्सिया का ससुर और उसका मंगेतर वहाँ पहुँचते हैं। दरअसल दोनों पूरे गांव वालों को साथ लेकर पिछले कई महीनों से नत्सिया को ढूंढ रहे थे और आखिरकार उन्हें उसका पता मिल जाता है। उनके वहाँ पहुँचते ही नत्सिया तुरंत उन्हें अपने साथ हुई पूरी घटना बताती है और कहती है कि जिस औरत ने उसे यहाँ कैद करके रखा था वो अभी अभी उसके बच्चे को लेकर नीचे की तरफ गई है। ये सुनकर दाढ़ी वाला काला आदमी बिना देर किए उसका पीछा करते हुए अंडरग्राउंड टनल की तरफ बढ़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसके सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ वो औरत अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ कई सारे डेमन्स भी मौजूद थे। तभी वो उस नवजात बच्चे को जमीन पर रख देती है। अगले ही पल उसके शरीर में अजीबोगरीब बदलाव शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चा तेजी से बड़ा होकर एक जवान डेमन में बदल जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि दिखने में वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा लग रहा था। ये सब देखने के बाद नत्सिया का ससुर किसी तरह वहाँ से बाहर निकलता है और तुरंत अपने पार्टनर को पूरी घटना बताता है। लेकिन कहानी का असली राज अभी सामने आना बाकी था। इधर जंगल के अंदर हम एक और अजीबोगरीब प्राणी को देखते हैं। शुरुआत में वो किसी खतरनाक जानवर जैसा नजर आता है, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में एक अजीब बदलाव शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वो प्राणी एक खूबसूरत कन्या का रूप ले लेती है। इसके बाद वो जंगल के रास्ते के किनारे खड़ी होकर वहाँ से गुजर रहे एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। सुनसान सड़क पर एक अकेली लड़की को देखकर वह आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह आदमी बिल्कुल नहीं जानता था कि जिस लड़की की मदद करने के लिए उसने गाड़ी रोकी है वह असल में एक डेमन है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही वह डेमन लड़की जानबूझकर गाड़ी को एक ऐसे कस्बे के पास टकरा देती है जहां लोग हर रात निकलने वाले मॉन्स्टर्स से बचकर जी रहे थे। दरअसल वह डेमन लड़की खुद को एक बेचारी विक्टिम बनाकर उस कस्बे में एंटर करना चाहती थी। गाड़ी टकराते ही आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए वहां पहुंचते हैं। दाढ़ी वाला काला आदमी और कस्बे की एक आंटी गाड़ी के अंदर फंसी लड़की को देखते हैं, जिसके गले में एक नुकीला मेटल का टुकड़ा बुरी तरह फंसा हुआ होता है। दोनों सबसे पहले बड़ी सावधानी से उस मेटल के टुकड़े को उसके गले से निकालते हैं और फिर किसी तरह लड़की को गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर आते ही लड़की ड्राइवर को अपना बाप बताती है और उसके रेस्क्यू की गुजारिश करती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसके बाद बाकी लोग उसके बाप को भी गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। कस्बे का प्रधान यानी वही दाढ़ी वाला काला आदमी अपने असिस्टेंट जैकी को उस लड़की और उसके बाप का ध्यान रखने की जिम्मेदारी देता है। रात होते ही जैकी लड़की को समझाता है कि इस कस्बे में अंधेरा होते ही खतरनाक जंगली राक्षस बाहर निकलते हैं जो मौका मिलते ही इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। जैकी उसे ये भी बताता है कि इस कस्बे में रहने वाले लोग अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, बल्कि वे सब भी कभी न कभी यहाँ फंस गए थे, क्योंकि इस कस्बे में एक बार जो भी इंसान एंटर करता है वह दोबारा कभी बाहर नहीं निकल पाता। ये सब सुनकर लड़की के चेहरे पर जरा भी डर नजर नहीं आता, क्योंकि वह खुद एक डेमन थी और इन राक्षसों से उसे कोई खतरा नहीं था। सभी के सो जाने के बाद वह लड़की अपना असली रूप दिखा देती है और उस आदमी को जान से मार देती है जिसे उसने सबके सामने अपना बाप बताया था। लेकिन कस्बे के लोगों को शक न हो इसलिए वह तुरंत जैकी के पास जाती है और रोने का नाटक करते हुए उसे बताती है कि रात में उसके बाप के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। जैकी उसे समझाकर शांत करता है और कहता है कि सुबह होते ही हम तुम्हारे बाप को दफना देंगे। लड़की के इस नाटक से जैकी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि असल में वह खुद एक डेमन है। सुबह होते ही कस्बे के बीच लगे एक साइन बोर्ड से एक बोरी लटकती हुई नजर आती है जिसमें से खून टपक रहा होता है। वहीं आंटी मैरी जब बाहर आकर यह मंजर देखती है तो उसे तुरंत अपने पति की याद आ जाती है, जो कुछ हफ्तों पहले जंगल में कस्बे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने गया था और तब से लापता था। इसलिए मैरी और बाकी कस्बे वालों को लगता है कि शायद उस बोरी के अंदर उसके पति की डेड बॉडी है। लेकिन जैसे ही वे लोग बोरी को नीचे उतार कर खोलते हैं सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी इंसान की नहीं बल्कि एक मरी हुई बकरी की बॉडी होती है। उधर मैरी के बच्चे एथन और जूली जब खेलने के लिए स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने एक खौफनाक मंजर सामने आता है। अंदर उन्हें अपने बाप की डेड बॉडी
उलटी लटकी हुई मिलती है, जिसे उन जंगली राक्षसों ने बुरी तरह नोच डाला था। ये देखकर मैरी और उसके दोनों बच्चे बुरी तरह टूट जाते हैं। इधर उस आदमी को दफनाने से पहले वह डेमन चुपके से उसका एक दांत निकालकर अपने पास रख लेती है। आखिर वह उस दांत का क्या करना चाहती थी, इसका राज अभी सामने आना बाकी था। इसके बाद माइकल और उस ड्राइवर को एक साथ दफना दिया जाता है। वहीं दाढ़ी वाला काला आदमी अपने असिस्टेंट जैकी को साथ लेकर कॉलोनी में पहुंचता है। वहां वह देखता है कि उसकी बहू नत्सिया रूम के अंदर गोबर से एक डेमन की मूर्ति बना रही होती है। दाढ़ी वाला काला आदमी हैरानी से उससे पूछता है कि वह आखिर यह मूर्ति क्यों बना रही है। इस पर नत्सिया बताती है कि वह डेमन उसके पेट से जन्मा था। वह जो भी करता है वह उसे देख सकती है और महसूस भी कर सकती है। यह सुनकर दाढ़ी वाला काला आदमी पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे यही लगने लगता है कि उसकी बहू शायद पूरी तरह पागल हो चुकी है। इधर एथन अपने मरे हुए बाप की सच्चाई जानने के लिए अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे जंगल के अंदर अपना बाप दिखाई देता है। उसका बाप उसे गले लगाते हुए समझाता है कि उसे ऐसे खतरनाक जंगल में कभी भी अकेले नहीं घूमना चाहिए, और फिर बताता है कि उसने इस कस्बे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। वह एथन से कहता है कि उसे लेक ऑफ टीयर्स नाम की एक झील ढूंढनी होगी, क्योंकि वहीं से इस कस्बे से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। एथन का बाप उसे यह सब बता ही रहा होता है कि तभी उसकी मम्मी मैरी वहां पहुंच जाती है। एथन जैसे ही दोबारा मुड़कर अपने बाप की तरफ देखता है, उसका बाप अचानक वहां से गायब हो चुका होता है। घर पहुंचते ही मैरी एथन से पूछती है कि वह जंगल में क्या करने गया था। एथन बताता है कि वह अपने मरे हुए बाप की सच्चाई जानने के लिए जंगल में गया था और वहां उसने अपने बाप को देखा और उन्होंने उसे लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए कहा है। मैरी जानती है कि इस दुनिया में लेक ऑफ टीयर्स नाम की कोई जगह नहीं है, ये सब एक किताब में लिखी बातें हैं। लेकिन उसे डर था कि अगर वह एथन की बात नहीं मानेगी तो पता नहीं कब वह अकेला ही जंगल में लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने निकल जाए। इसी वजह से मैरी अपने बेटे को अकेले जंगल में जाने से रोकने के लिए उसकी बात मान लेती है और अगले दिन कस्बे के कुछ लोगों को साथ लेकर लेक ऑफ टीयर्स की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ती है। कई घंटों तक जंगल में चलने के बाद आखिरकार उन्हें एक झील मिल जाती है। झील के किनारे उन्हें कुछ रहस्यमयी पुतले मिलते हैं। आगे किसी भी तरह का कोई भी खतरा न हो, इसीलिए वे सभी मिलकर उन पुतलों को दोबारा झील में बहा देते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और इतनी दूर से कस्बे तक वापस जाना लगभग नामुमकिन था, इसलिए सभी लोग वहीं लकड़ियों से बने एक छोटे से घर में रुक जाते हैं। रात होते ही उन्हें बाहर से एक अजीब सा गाना सुनाई देने लगता है। उस गाने को सुनते ही मैरी को अपने बचपन की कुछ पुरानी यादें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि जब वह छोटी थी तब उसके हाथ में भी बिल्कुल ऐसे ही दो पुतले हुआ करते थे। तभी उसे याद आता है कि एक आदमी ने उसके दोनों पुतलों को झील में फेंक दिया था और सिर्फ 2 दिन बाद उस आदमी की बुरी तरह मौत हो गई थी। ये याद आते ही मैरी घबरा जाती है और कहती है कि आज हमने भी उन रहस्यमयी पुतलों को झील में बहा दिया है, इसलिए हमें भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, इसीलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मैरी की बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आता और सभी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी एक जंगली राक्षस लकड़ी के घर को तोड़कर अंदर घुस आता है। राक्षस को देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाकर बाहर भागने लगते हैं, लेकिन अफरा तफरी में एक आदमी राक्षस की चपेट में आ जाता है और वह उसे बुरी तरह नोच डालता है। बाकी लोग किसी तरह वहाँ से भागकर अलग अलग जगहों पर छुप जाते हैं। तभी वह डेमन एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे आग में झोंक देता है, लेकिन ऐन वक्त पर थॉमस वहाँ पहुंचकर उस डेमन पर हमला कर देता है और लड़की को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। इधर डोना पर भी पीछे से एक डेमन हमला कर देता है। वह डोना को मारने ही वाला होता है कि तभी मैरी पास में पड़ी एक रहस्यमयी लकड़ी उठाकर राक्षस की छाती के बीचों बीच घोंप देती है, जिससे वह राक्षस वहीं ढेर हो जाती है। ये देख बाकी डेमन्स भी धीरे धीरे वहाँ से भागने लगते हैं। पहली बार इन लोगों को एहसास होता है कि जिस रहस्यमयी लकड़ी को वह अब तक नॉर्मल लकड़ी समझ रहे थे, उसमें इन डेमन्स को मारने की ताकत है। पूरी रात किसी तरह गुजरने के बाद सुबह मैरी और बचे हुए लोग कॉलोनी में वापस पहुँचते हैं और सबसे पहले कस्बे के प्रधान को पूरी घटना बताते हैं। डोना उसे बताती है कि कैसे इसी रहस्यमयी लकड़ी की मदद से उसने एक डेमन को खत्म किया था और अगर रात में बाहर निकलते वक्त इसी लकड़ी को डेमन्स की छाती के बीच घोंपा जाए तो शायद उन्हें भी मारा जा सकता है। हालांकि इस पूरी घटना में उनका एक साथी बुरी तरह मारा गया था, लेकिन अब उनके सामने पहली बार इन डेमन्स को खत्म करने का एक मुमकिन तरीका आ चुका था। दरअसल ये लोग पिछले 3 सालों से इसी कस्बे में फंसे हुए थे और इस दौरान उन्होंने इन जंगली डेमन्स को मारने के कई तरीके आजमाए थे, लेकिन न तो गोलियों का इन पर कोई असर होता था और न ही नॉर्मल हथियारों से इन्हें मारा जा सकता था। लेकिन अब एक रहस्यमयी लकड़ी से एक डेमन के मारे जाने के बाद सभी को उम्मीद जगती है कि शायद इसी लकड़ी की मदद से वे इन डेमन्स को खत्म करके आखिरकार इस कस्बे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकेंगे।
इसी प्लान को ध्यान में रखते हुए कस्बे का प्रधान अपने बेटे और असिस्टेंट जैकी के साथ रूम में बैठकर प्लानिंग करता है। वह दोनों को बताता है कि आज रात वह उस रहस्यमयी लकड़ी की मदद से डेमंस को मारकर टेस्ट करेंगे ताकि पता चल सके कि क्या ये लकड़ी सच में डेमंस पर काम करती है या नहीं। लेकिन प्रधान का बेटा उसे रोकते हुए कहता है कि आप कस्बे के प्रधान हो, हम आपको ये रिस्क नहीं लेने देंगे। आपकी जगह जैकी जाएगा क्योंकि वह पहले एथलीट रह चुका है और जरूरत पड़ने पर तेजी से भाग सकता है। जैकी भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग अपनी प्लानिंग में लगे हुए होते हैं। तभी वह डेमन लड़की चुपके से एक फार्म में पहुंचती है और वहां रखे मुर्गी के अंडों को देखने लगती है। वह एक अंडा उठाकर सीधा उस मरे हुए आदमी के पास पहुंचती है जो लेक के किनारे मारा गया था। डेमन लड़की किसी रहस्यमयी तरीके से वह अंडा उसकी छाती पर रखकर फोड़ देती है। रात होते ही उस आदमी के शरीर में हरकत होने लगती है और कुछ ही देर बाद वह अचानक जिंदा होकर उठ जाता है। इसके बाद वह सीधा कॉलोनी में पहुंचकर लोगों पर हमला करने लगता है। इधर प्रधान, उसका बेटा और जैकी डेमंस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। निकलने से पहले प्रधान जैकी को क्लियर बताता है कि उसका काम सिर्फ लकड़ी से डेमन को मारना और तुरंत वापस भागना है। जैकी रहस्यमयी लकड़ी लेकर निकल पड़ता है और एक डेमन की छाती के बीचों बीच वह लकड़ी घोंप देता है। डेमन दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वह सिर्फ जैकी का मजे ले रहा था क्योंकि लकड़ी का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। इधर बाकी डेमंस घरों के दरवाजे ब्लॉक कर देते हैं ताकि जैकी अंदर न जा सके। रास्ता बंद देख जैकी सीधा बस की तरफ दौड़ता है और बस के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाला होता है तभी एक डेमन दरवाजा पकड़ लेता है और जैकी के साथ बस में घुस जाता है। ये वही डेमन था जिसे फातिमा ने जन्म दिया था। उस डेमन की आंखों से फातिमा जैकी को क्लियरली देख पा रही थी। जैकी किसी तरह बस की छत पर चढ़ जाता है। उसे लगता है कि शायद वह डेमन बस की छत पर नहीं आ पाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वह डेमन भी छत पर चढ़ जाता है। वह जैकी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी फातिमा कुछ ऐसा करती है कि वो डेमन अचानक रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैकी तुरंत उस डेमन को बस की छत से नीचे धक्का दे देता है। उधर कॉलोनी में तब तक पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी होती है। डेमन लड़की ने जिस मरे हुए आदमी को दोबारा जिंदा किया था वह अब कॉलोनी के लोगों पर हमला कर रहा होता है। तभी पीछे से एक काला बच्चा वही रहस्यमयी लकड़ी लेकर आता है और उस आदमी की छाती के बीचों बीच लकड़ी घोंप देता है। किस्मत से इस बार लकड़ी का असर होता है और वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर कस्बे वालों को यकीन हो जाता है कि इस रहस्यमयी लकड़ी में डेमंस को मारने की ताकत जरूर है, लेकिन जैकी वाले डेमन पर इसका असर क्यों नहीं हुआ, इसका राज अभी भी सामने आना बाकी था। सुबह होते ही दाढ़ी वाला काला आदमी उस राक्षस की बॉडी को जला देने का आदेश देता है और खुद अपनी बहू नत्सिया के पास चला जाता है जो पिछली रात की घटना के बाद काफी घबराई हुई थी। नत्सिया उसे बताती है कि पिछली रात जब वह डेमन जैकी पर अटैक कर रहा था तब वह उसकी आंखों से हर एक चीज को क्लियरली देख और फील कर पा रही थी। इसी कनेक्शन की वजह से जब डेमन जैकी पर हमला करने वाला था तब नत्सिया ने उसे रोक दिया और वह सच में रुक गया था। इसके बाद नत्सिया अपना पेट भी दिखाती है जहाँ धीरे धीरे नसें बाहर उभर रही होती है। ये देखकर दाढ़ी वाला काला आदमी तुरंत उसे कस्बे में मौजूद हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। चेकअप के दौरान डॉक्टर्स को पता चलता है कि नत्सिया का दिल 1 मिनट में सिर्फ 14 बार धड़क रहा है, जो बिल्कुल नामुमकिन था। ऊपर से उसका ब्लड प्रेशर भी जरूरत से काफी ज्यादा हाई था। डॉक्टर्स बताते हैं कि मेडिकली देखा जाए तो ऐसे साइंस इंसान के मरने के बाद देखने को मिलते हैं। ये बात सुनकर दाढ़ी वाला काला आदमी और बाकी सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर्स नत्सिया को बताते हैं कि जब तक उसका पेट सही नहीं हो जाता तब तक उसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अपनी बहू को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद दाढ़ी वाला काला आदमी साइंटिस्ट चार्ली के पास चला जाता है। चार्ली काफी समय से डेमंस और इस कस्बे के रहस्यों पर रिसर्च कर रहा था। वहाँ चार्ली उसे बताता है कि उसने कस्बे से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। वह उसे पूरे कस्बे का मैप दिखाते हुए कहता है कि हमें इस टनल के अंदर जाना होगा क्योंकि वहीं इन शैतानों की हड्डियां दफन है। चार्ली का मानना था कि अगर हम उन हड्डियों को टनल से बाहर निकाल कर नष्ट कर देंगे तो डेमंस भी मर जाएंगे और हम इस कस्बे से बाहर निकल सकेंगे, लेकिन इसके लिए किसी को टनल के अंदर जाकर उन हड्डियों को निकालना होगा। ये सुनकर दाढ़ी वाला काला आदमी हैरानी से पूछता है, अबे साले, सुबह सुबह भांग पी लिया है क्या? तुझे कैसे पता कि उन हड्डियों को बाहर निकालने से सारे शैतान मर जाएंगे? इस पर चार्ली बताता है कि वह पहले भी उस लोकेशन पर जा चुका है और उसने वहाँ कुछ ऐसी चीजें देखी थी जिससे उसे यकीन हो गया था कि उन हड्डियों का डेमंस की जिंदगी से गहरा कनेक्शन है। ये सब सुनकर दाढ़ी वाला काला आदमी पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन बाद में चार्ली की बात मान जाता है। अगले ही दिन दाढ़ी वाला काला आदमी अपनी टीम को लेकर उस लोकेशन तक पहुंच जाता है। सबसे पहले वह पेड़ को जंजीरों से बांधकर गाड़ी से कनेक्ट कर देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसे नीचे गिराया जा सके। इसके बाद अंदर जाने वाले लोगों के लिए रेडियो भी कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि टनल के अंदर कोई भी खतरा हो तो उन्हें अंदर मौजूद लोग सिग्नल भेज सकें। इसी के साथ मैरी और साइंटिस्ट चार्ली गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं। अंदर पहुंचते ही दोनों सबसे पहले गुफा के दरवाजे को पॉलीथीन से कवर कर देते हैं और वहां तावीज लगा देते हैं क्योंकि ये तावीज डेमंस को अंदर आने से रोकता था। इसके बाद दोनों मिट्टी खोदकर उन हड्डियों को ढूंढना
भरना शुरू कर देते हैं। खुदाई की आवाज सुनकर डेमंस भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर तक खोदने के बाद दोनों को एक बड़ा सा पत्थर मिलता है जिसके नीचे उन शैतानों की हड्डियां दफन करके रखी गई होती हैं। दोनों तुरंत हथियारों की मदद से उस बड़े पत्थर को हटाना शुरू कर देते हैं। काफी मेहनत और दम लगाने के बाद आखिरकार वे दोनों पत्थर को हटा देते हैं और एक के बाद एक शैतानों की हड्डियां बैग में भरना शुरू कर देते हैं। बाहर भी तब तक शैतान उस जगह तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन गुफा के दरवाजे पर तावीज लगा होने की वजह से वे अंदर नहीं आ पाते। सारी हड्डियां बैग में भरने के बाद मैरी और चार्ली बाहर सिग्नल भेज देते हैं। सिग्नल मिलते ही दाढ़ी वाला काला आदमी तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। इसी के साथ ड्राइवर फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है और मौके पर ही गुफा के ऊपर मौजूद बड़ा पेड़ नीचे गिरा देता है। पेड़ के नीचे गिरते ही सभी शैतान भड़क जाते हैं और धीरे धीरे मैरी और चार्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन पेड़ के गिरने के बाद गुफा के ऊपर का रास्ता खुल चुका था। कुछ ही पल में तेज धूप सीधे गुफा के अंदर पहुंचने लगती है। जैसे ही अंदर मौजूद शैतानों पर धूप पड़ती है, सभी तुरंत पीछे हटकर कोने में चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैरी सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऊपर पहुंच पाती तभी रस्सी बीच में से टूट जाती है और मैरी सीधा नीचे आ गिरती है। तभी पता नहीं कैसे पल भर में पूरा मौसम बदल जाता है। दिन का उजाला धीरे धीरे खत्म होने लगता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात होते ही बाहर मौजूद लोगों को समझ आ जाता है कि अब वहाँ रुकना खतरनाक है, क्योंकि शैतान दोबारा बाहर निकल सकते हैं। मजबूरी में सभी लोग मैरी और चार्ली को टनल के अंदर ही छोड़कर गाड़ी लेकर कस्बे की तरफ निकल पड़ते हैं। गुफा के अंदर मैरी और चार्ली भी किसी तरह शैतानों से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आगे भागने का कोई रास्ता नहीं होता। पीछे से शैतान भी उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे होते हैं। वे अंदर घुसने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक एक भयंकर भूकंप शुरू हो जाता है। भूकंप की वजह से पूरा रास्ता हिलने लगता है और कुछ ही पल में उनके बीच का रास्ता पत्थरों से ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से शैतान अंदर नहीं आ पाते। लेकिन इधर मैरी और चार्ली पूरी तरह से फंस चुके थे। गुफा के अंदर से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही सिंगल सुरंग थी और वह भी मोटी लकड़ियों से ढकी हुई थी। इधर हॉस्पिटल में नत्सिया को फिर से वही शैतान दिखाई देता है जिसे उसने पैदा किया था। वह देखती है कि वह शैतान उसी क्लिनिक की तरफ आ रहा है। कुछ ही पलों में वह क्लिनिक के अंदर घुस आता है। नत्सिया और डॉक्टर तुरंत एक रूम के अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से लॉक कर देती हैं, लेकिन वह सीधा रूम के अंदर घुस आता है और नत्सिया को मम्मी मम्मी कहकर पुकारने लगता है। ये सब सुनकर डॉक्टर पास में मौजूद एक ड्रॉर से चाकू निकाल लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन मौके पर ही वह शैतान डॉक्टर का पेट चीर देता है। ये देखकर नत्सिया भी उन्हीं शैतानों की तरह घुर्राने लगती है। ये सुनते ही वह शैतान नॉर्मल होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही नत्सिया डॉक्टर के खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि डॉक्टर की आंत तक बाहर निकल चुकी थी। खैर, कुछ ही देर बाद जब जंगल में गए लोग वापस क्लिनिक लौटते हैं, तब ये सब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, खासकर क्रिस्टी के, क्योंकि वह भी डॉक्टर थी और वह उस डॉक्टर की बेस्ट फ्रेंड थी। ये हालत देखकर क्रिस्टी अंदर से टूट जाती है। कुछ ही पलों में वह डॉक्टर क्रिस्टी की बाहों में दम तोड़ देती है। इधर सुबह होते ही सभी को लग रहा था कि मैरी और चार्ली गुफा के अंदर मारे गए होंगे, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी तरफ से रेडियो में सिग्नल आने लगते हैं। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि वे दोनों अभी भी जिंदा हैं। तभी दाढ़ी वाला काला आदमी फैसला करता है कि वह अकेले ही सुरंग में जाएगा और दोनों को बचाकर लेकर आएगा। तभी उसका बेटा भी साथ जाने की जिद करने लगता है। इस पर उसका बाप कहता है, मैं वहाँ पिकनिक में नहीं जा रहा हूँ, 2 लोगों को रेस्क्यू करके लाने जा रहा हूँ, इसलिए तुम यहीं रहो और बहू का ध्यान रखो। लेकिन तभी उल्टा उसकी बहू नत्सिया भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। वह बताती है कि अगर आसपास कोई शैतान मौजूद होंगे तो वह उसे पहले ही आगाह कर सकती है, क्योंकि उसे उनके होने का एहसास पहले ही हो जाता है। वैसे तो दाढ़ी वाला काला आदमी उन्हें बिल्कुल भी ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन दोनों ही काफी जिद्दी थे, इसीलिए वह उन्हें साथ लेकर आता है। टनल में घुसने से पहले ही दाढ़ी वाला काला आदमी दोनों को साफ कह देता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम दोनों बिना कुछ सोचे सीधा भाग जाना। इतना कहते ही तीनों टनल के अंदर घुसने लगते हैं। इधर चार्ली और मैरी भी अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरह इन मोटी लकड़ियों को हटा दिया जाए, लेकिन वे दोनों किसी भी तरह उन्हें तोड़ नहीं पा रहे थे। बाहर वह डिमन लड़की चुपके से कस्बे में मौजूद हर एक घर में जाकर ताबीज को अपने बैग में डाल कर ले रही थी। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों, कुछ बहुत ही खौफनाक और भयानक होने वाला था, क्योंकि ये ताबीज ही तो रात को उन शैतानों से बचाता था। खैर, ये लड़की ऐसा क्या करने वाली है ये तो आपको आगे पता चल जाएगा। इधर
किस्मत से तीनों उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं जहां मैरी और चार्ली बंद पड़े हुए थे। मौके पर ही दाढ़ी वाला काला आदमी बंदूक निकालकर मोटी लकड़ियों को तोड़ देता है और बारी बारी दोनों को बाहर निकाल लेता है। इसी बीच वहाँ ढेर सारे डिमंस पहुँच चुके थे। तभी नत्सिया सभी को वहाँ से भाग जाने को कहती है और वह खुद वहीं रुककर उन्हें रोकने का फैसला करती है, लेकिन उसके इस फैसले से कोई भी सहमत नहीं होता। अगले ही पल सभी एक भयानक दृश्य देखते हैं। वे देखते हैं कि नत्सिया एक नॉर्मल इंसान से एक भयानक डिमन में बदल चुकी है। ये देखकर सभी मौके पर वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि मंगेतर आर्थर उसे बिल्कुल भी इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उसका बाप उसको किसी तरह खींच कर ले जाता है। इधर डिमन लड़की सभी ताबीजों को एकत्र करके एक टेलीपोर्ट होने वाले पैर में डाल देती है। अब इसके बाद क्या होगा ये तो आप लोगों को सीजन 5 आने पर ही पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, मैंने सीधा सीजन 4 को ही एक्सप्लेन किया क्योंकि बाकी सारे सीजन्स पहले ही ढेर सारे यूट्यूबर्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप लोगों को पिछले 3 सीजन्स भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।